What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to Recharge Part 4. और आज की क्लास में बच्चों हम रिचार्ज करेंगे एनालिसिस का चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू कर लो अच्छे तरीके से, ये वीडियो से भी रिवाइज कर लो और उसके बाद खुद भी एक बार किताब उठा लेना और रिवीजन ले लेना। अब बारी आ जाएगी इनको रिचार्ज करने की, इसके बाद बस कैश फ्लो रेशो बचेगा, उसको और करेंगे और फिर वी हैव लाइव सेशंस, राइट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज रिचार्ज कर लेते हैं एनालिसिस 1, 2, 3, 4। लेट्स बिगिन। आइए जी बेटा जी, शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल सबसे पहला किताब का चैप्टर जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। बच्चों हम लोग एनालिसिस वाली बुक शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस वाला चैप्टर है, पहला चैप्टर है क्या, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं। तो बच्चों किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कंपनी में सबसे पहले बैलेंस शीट होता है। सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट होता है, फिर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है, फिर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होता है, फिर हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है और फिर हमारे पास एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं। बच्चों एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं। तो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी में ये 5 चीजें होती हैं: बैलेंस शीट, P&L, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। कैश फ्लो अपने आप में एक पूरा चैप्टर है तो हम वहां पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेटरी नोट्स मैं आपको बैलेंस शीट और P&L के साथ साथ बता दूंगा। है कुछ नहीं, बस जो भी आइटम आप बैलेंस शीट में लिख रहे हो। देखो कई बार आपने सिर्फ फिक्स एसेट्स लिख दिए। अब फिक्स एसेट्स में तो लैंड बिल्डिंग भी है, प्लांट मशीनरी भी है, वो सब आपको नोट्स में लिखना पड़ता है नीचे, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो ये भी कुछ खास नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का आपके सिलेबस से कोई लेना देना ही नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी होता है। हमें मेन ये 2 पढ़ने हैं इस चैप्टर में कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसा होता है, कंपनी का P&L कैसा होता है, और इसको पढ़ के हमारा चैप्टर समाप्त। सर इस चैप्टर से सवाल आएगा क्या? 100% आएगा बच्चों। पूछेगा क्या? हेडिंग बताओ कि ये कौन से हेड के अंदर जाएगा, सब हेडिंग बताओ कहां पे जाएगा। सपोज उसने दे दिया बताओ गुडविल कहां पे जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है ना। तो हम बताएंगे गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स में बैलेंस शीट में जाएगा, राइट। तो आपको बस इतना ही पूछेगा, बताओ कोई चीज कहां पे आएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहां जाएगा, राइट, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहां जाएगा, एक्रूड इनकम कहां जाएगा, डेप्रिसिएशन कहां जाएगा। तो आपसे बस यही पूछेगा कि हेडिंग सब हेडिंग बताओ। तो आपको मेनली इस चैप्टर में P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न कर लेना है, मतलब समझना तो है ही, उसके बाद लर्न भी कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो फॉर्मेट्स हैं, ये फॉर्मेट्स मेरी जान कहां पे दिए हुए हैं। ये फॉर्मेट्स दिए हुए हैं बेटा पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। तो हमारे पास जो बैलेंस शीट है वो तो कंपनीज एक्ट के पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में है और P&L पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 में है। ये आपको याद रखना है। कहां पे? कंपनीज एक्ट में। तो कंपनीज एक्ट में बच्चों कुछ शेड्यूल्स बने होते हैं। शेड्यूल्स ऐसा समझ लो जैसे आपके चैप्टर्स होते हैं ना सिलेबस में, कि सपोज एनालिसिस की बुक, एनालिसिस के अंदर ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ये चैप्टर, ऐसे ही पूरे कंपनीज एक्ट में अलग अलग चैप्टर्स हैं जिनको शेड्यूल्स बोल रहे हैं। उसके अंदर पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, पार्ट 2 में P&L है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब बच्चों जी बैलेंस शीट होता कैसे है? बेटा बैलेंस शीट बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अभी तक आप फर्म का सीखते आए हो, बस फर्क इतना सा है कि वो बैलेंस शीट ऐसे होती थी हॉरिजॉन्टल, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, तो ऐसे चलती थी ना हॉरिजॉन्टल। ये ऐसे होगी वर्टिकल। वर्टिकल कैसे होगी सर? सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर करंट ईयर,
फिर प्रीवियस ईयर, क्योंकि हमें कंपैरेबिलिटी मेंटेन करनी होती है तो 2 साल की फिगर्स हमें लिखनी होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले लाइबिलिटीज आएंगी। लाइबिलिटीज को क्या बोलते हैं? ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी का मतलब समझते हो? इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल भी आता है और बाकी लाइबिलिटीज भी आती हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, देखो कंपनी में कैपिटल कौन लगाता है, कंपनी में पैसा कौन लगाता है बच्चों? भाई नॉर्मली तो ओनर लगाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक लगाता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स लगाते हैं। कंपनी में पैसा कौन लगाएगा? शेयर होल्डर। तो सबसे पहले होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, आपने पहले पढ़ी हुई हैं, मैं अभी दोबारा भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद होती हैं बच्चों नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद होती हैं करंट लाइबिलिटीज। देखो लाइबिलिटी वाला साइड खत्म, एंड देन वी हैव टोटल, राइट। तो देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। इधर क्या क्या होता है? इधर यहां पे हमारे पास होते हैं एसेट्स। एसेट्स में बेटा आपके पास नॉन करंट एसेट्स, इसमें हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आजकल फिक्स एसेट्स को फिक्स एसेट्स नहीं बोलते, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, वो यहीं पे आएगा। तो नॉन करंट एसेट्स, देन करंट एसेट्स, और फिर टोटल। बच्चों ऐसा देखो, ये हमारे पास पूरा बैलेंस शीट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये लाइबिलिटी वाला साइड है, ये एसेट वाला साइड है, ठीक है। अब इसके अंदर अंदर कुछ कुछ चीजें होती हैं, वो सब मैं अभी आपको पढ़ा भी रहा हूं और उनके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दे रहा हूं, बस वो अच्छे से याद कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। आओ जल्दी जल्दी से पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं। देखो बच्चों बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड खत्म करते हैं। देखो लाइबिलिटी साइड में हमारे पास बेटा जी सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स लिखा हुआ है। शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब जो मालिक लोगों ने पैसा लगाया। अब जो मालिक लोगों ने पैसा लगाया वो क्या क्या पैसा लगाएंगे? सबसे पहले तो शेयर कैपिटल, यानी जो शेयर्स कंपनी ने इशू करे हुए हैं पब्लिक को। अब शेयर 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, तो दोनों ही यहीं पे आएंगे शेयर कैपिटल में, ठीक है। फिर कुछ पैसा होगा बच्चों जो कंपनी ने सेव करा हुआ होगा, जोड़ा हुआ होगा अपने पास, जिनको हम रिजर्व्स बोलते थे, याद है? जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सारे लाइबिलिटी में आते थे ना, वो सारे यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में आते हैं। अब रिजर्व्स में सारे रिजर्व्स आ गए, सरप्लस में हमारा P&L का बैलेंस आ गया, प्रॉफिट भी तो हो सकता है, राइट। उसके बाद बेटा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, बट आपको बस पता होना चाहिए कि कहां पे आता है। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या होते हैं? शेयर वारंट्स वो डॉक्यूमेंट होते हैं बच्चों जो फ्यूचर डेट पे शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब शेयर में कन्वर्ट होंगे फिर तो वो इसी शेयर कैपिटल में आ जाएंगे, लेकिन अभी पैसा तो आया है बट वो शेयर नहीं है, तो इसलिए उनको लिखते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। बस पता होना चाहिए, शेयर कैपिटल में बाद में जाएगा, अभी फिलहाल अलग से लिखा जाएगा। डन हो गया बच्चों? ओके। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। अब आ रही है नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी बेटा कौन सी होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी होती है बाबू हमारे पास लॉन्ग टर्म वाली। लॉन्ग टर्म का मतलब जिनका पेमेंट हमें काफी समय में करना है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 3 साल, लॉन्ग टर्म वाली सारी की सारी वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आती है, राइट। अब देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बेटा आपका बैंक लोन आ जाएगा, आपके सारे बॉन्ड्स आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे, तो ये सब बच्चों हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जितने भी हमने प्रोविजंस लॉन्ग टर्म के लिए बनाए होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो लॉन्ग टर्म में हमारे पास यूज होंगे, है ना। तो ऐसे सारे प्रोविजंस जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाए। अब जैसे प्रोविजन फॉर डेप है, हर साल यूज होगा, वो तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन हुआ। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म है क्योंकि हर साल यूज होगा। तो जो प्रोविजन हमने ऐसे बनाए हैं जो लॉन्ग टर्म में यूज होंगे उसको हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में लेते हैं। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में बेटा मेनली 2 चीजें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला सावधान इंडिया है, इससे सवाल आता है। प्रीमियम
पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पे जो प्रीमियम दिया है वो, और प्रेफरेंस शेयर्स जब रिडीम होंगे उन पे जब प्रीमियम देना होगा तो वो, ये दोनों बेटा लॉन्ग टर्म में ही रीपे होते हैं, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, तो इन पे देने वाला प्रीमियम भी हम अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में लिख देते हैं। ठीक है बच्चा। उसके बाद आता है बच्चों डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, बस ये ध्यान रख लेना कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। ओके, अब करंट लाइबिलिटीज पे आ जाओ। अच्छा, अगर तुम लोग को इसका मीनिंग भी देखना हो तो जो मैंने नॉर्मल वीडियो अपलोड किया है ना 100 डेज वाली सीरीज में, मैंने वहां ये भी समझाए हैं, बट अभी क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो सिर्फ वो चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। देखो करंट लाइबिलिटीज में क्या होता है बच्चों, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का मतलब जितने भी हमने शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स लिए हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, राइट, ये सब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कौन कौन से होते हैं बच्चों हमारे, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सारे याद है हमें, छोटे टाइम पीरियड में इनका पेमेंट करना होता है, 2 महीना 3 महीने में, राइट। अदर करंट लाइबिलिटीज में कौन सी आ जाएंगी, जो कहीं भी नहीं आई, जो है तो करंट लेकिन कहीं आई नहीं सर, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बच्चों देखो कहीं भी नहीं आया, आउटस्टैंडिंग होता है ना जो पेमेंट करना रह गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, या फिर कोई अनअर्न्ड इनकम हो गया, मैंने कमाई नहीं मुझे एडवांस में मिली है, अनअर्न्ड इनकम हो गया, वो आ जाती हैं इसके अंदर। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब बच्चों वो प्रोविजन जो शॉर्ट टर्म के लिए बने हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो सब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा लाइबिलिटी साइड हो जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी से। डन सर, क्या बात है। अब हम चलते हैं एसेट साइड्स पे। देखो बच्चों एसेट्स में वही 2 प्रकार के एसेट्स हैं, नॉन करंट और करंट। अब नॉन करंट कौन से होते हैं, जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग ड्यूरेशन तक मिलता है, लॉन्ग टर्म तक मिलता है। ठीक है, अब इसमें जिनको हम नॉर्मली फिक्स एसेट्स बोलते थे, अब हम इसको फिक्स एसेट्स नहीं बोलते, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में इसको फिक्स एसेट्स नहीं बोलना है, वही चीजें लेकिन फिक्स एसेट नहीं बोलना। क्या बोलोगे इसको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, तो ये याद रख लेना अब। ठीक है, अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले टेंजिबल फिक्स एसेट्स आते हैं, जिनको हम वैसे नॉर्मली फिक्स्ड यहां पे नहीं बोलेंगे। ठीक है, टेंजिबल को क्या बोलोगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें सारे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, जितने भी सारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं ना जो लंबे समय में हमें बेनिफिट देंगे, वो सब आ जाएंगे। देन इंटेंजिबल, इंटेंजिबल में आपके गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, कोई टाइटल हो गए, कोई हेडिंग्स हो गई, सॉफ्टवेयर्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गई, ये सारे बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाते हैं। अब अगर कोई टेंजिबल एसेट अभी बन रहा है, यानी कोई बिल्डिंग अभी आपकी बन रही है, तो उसको बोलोगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे ही अगर अभी कोई इंटेंजिबल एसेट बन रहा है, उसको बोलोगे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक हो गया बच्चों। तो ऑलवेज रिमेंबर हमारे पास एसेट्स में 4 एसेट्स होंगे नॉन करंट में। सबसे पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि एक तरीके से टेंजिबल फिक्स एसेट है। देन इंटेंजिबल एसेट्स, जिसमें गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये जो दिखते नहीं है हमें बेनिफिट देते हैं, है ना। तीसरा, अगर कोई टेंजिबल एसेट बन रहा है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल बन रहा है तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होती हैं, जो आपने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब अगर आपने अपने बिजनेस को बेनिफिट देने के लिए करा है तो उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए, सपोज मैंने अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए कोई और बिजनेस एक्वायर करा, तो मेरी इन्वेस्टमेंट है और मेरे बिजनेस के लिए है वो, तो वो मेरा ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा। और नॉर्मली मैंने इन्वेस्ट कर दिया किसी शेयर्स में, तो वो अदर इन्वेस्टमेंट्स में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। देन डेफर्ड टैक्स एसेट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस।
लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने लोन दिए बेटा, तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन दिया है तो आपका एसेट है ना। उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास ऐसा आता है कुछ डेटर्स जिनका आपको पैसा मिलने वाला है लॉन्ग टर्म में, है तो डेटर लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा मिलने वाला है ना, इस तरीके की कोई चीज है, या फिर कोई बिल्स है जो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा मिलने वाला है, वो अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो नॉन करंट इन एसेट्स में सर क्या हमारे पास कोई मेमोरी टेक्निक है क्या? मैं ऊपर लाइबिलिटी की भी बताने भूल गया, अभी बताता हूं, पहले एसेट्स की बता दूं। तो देखो PICI, पिकी निडलो, जैसे बोलते हैं निकलो तो हम बोलते हैं निडलो, तो पिकी निडलो। सर कहां निडलो? जाके टिस्को करो, टिस्को, जैसे बोलते हैं ना इट्स द टाइम टू डिस्को। तो ये जो पिकी है हमने इसको घर से निकाल दिया, निकलो की जगह निडलो कर दिया और जाके टिस्को कर रही है ये। ठीक है, तो पिकी निडलो टिस्को। ठीक है, देखो जरा अब करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में बेटा आपका हर चीज की इन्वेंट्री आ जाती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स। लूज टूल्स बहुत पूछता है बेटा एग्जाम में, तो ध्यान रखना ये सब इन्वेंट्री का पार्ट है, जो माल बचा हुआ है उसका पार्ट है। क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। ठीक है, रिसीवेबल्स आप जानते हो डेटर और BR, ये डेटर और BR होते हैं। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश हो गया, कैश इक्विवेलेंट्स हो गया। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, जो आपने लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म के लिए दिए हुए हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ गए। एंड अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट्स में बच्चों जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, एक्रूड इनकम हो गई, है ना, ये सब बच्चों हमारे अदर करंट एसेट्स में आ जाते हैं। हो गया सारा रिवीजन। अब बढ़िया तरीके से ये सब याद कर लेने आपको आज। ठीक है, तो क्या क्या आया हमारे पास यहाँ पे? देखो यहाँ पे आएगा पिकी निडलो टिस्को। ठीक है, TISCCO। तो ये तो बच्चों हमारा एसेट्स का मेमोरी टेक्निक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हमारे पास यहां पे भी देख लो, यहां पे भी देख लो, यहां पे क्या क्या है। यहां पे आता है हमारे पास SRM, श्रीमती शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी सीट अगेंस्ट शेयर वारंट्स। श्रीमती डॉल जो है वो टॉस करने गई हैं, श्रीमती डॉल टॉस, SRMDOLL डॉल, TOSS टॉस। तो लाइबिलिटी में क्या याद रखना है? श्रीमती डॉल टॉस। और इधर क्या याद रखना है? जल्दी जल्दी से बताओ हमारे पास फटाफट से। पिकी निडलो और जाके टिस्को, ये हमारी पूरी की पूरी बैलेंस शीट सॉर्टेड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L पे। चलो सर, डन हो गया बच्चों जी। अब देखो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैंने आपको बताया ना, मैं तुम्हें कुछ नोट्स भी दे दूंगा, ये तुम लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना कि क्या क्या हमारे पास आता है। अच्छा, ये जो शेयर कैपिटल वाला पार्ट है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये मैं आप लोग को इशू ऑफ शेयर्स में कराऊंगा। तो अगर शेयर्स से रिलेटेड किसी चीज में अटक जाओ तो टेंशन मत लेना, इशू ऑफ शेयर्स में इसको क्लैरिटी कर दूंगा तुम्हें। ओके, अब ये लो बच्चों जल्दी जल्दी से इंपॉर्टेंट नोट्स स्क्रीनशॉट लो, यहां से याद करने हैं सब। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, ये सब याद करना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में देखो फिक्स एसेट्स की जगह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज करना आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। करंट एसेट्स में ये सारे आ जाएंगे देखो। उसके बाद बच्चों हमारे पास कुछ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज होती हैं। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? जो अभी तो लाइबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में लाइबिलिटी हो सकती है, जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा है पेंडिंग,
तो अभी लाइबिलिटी नहीं है, फ्यूचर में शायद हो जाए, तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, उसके नीचे नोट्स में दिखाते हैं। तो नोट्स में कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आ सकते हैं, जैसे कोई क्लेम है कंपनी के अगेंस्ट, कोई गारंटी दी हुई है कंपनी ने, प्रपोज डिविडेंड है, ये सारे कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज में आते हैं, ठीक है। और कमिटमेंट्स क्या होते हैं, जो प्रोमिसेस हैं कंपनी के, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जीक्यूट करना है, वो कमिटमेंट है। कोई अनकॉल्ड लाइबिलिटी है, वो कमिटमेंट है ना। तो इसको ध्यान रखना, ये सब कमिटमेंट्स होते हैं। डन। अब आ जाओ बच्चों पार्ट 2 पे, जो कि है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऊपर सेम है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, बस इसमें चीजें चेंज होंगी। अब हम बनाने वाले हैं बच्चों एक कंपनी का P&L अकाउंट। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सर इसमें क्या करेंगे बच्चों, क्लास 11th में तो फिर भी बहुत मेहनत लगती थी, अभी तो बहुत ही सिंपल है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है कि इनफ्लो कितना हो रहा है, उसमें से माइनस कर देना है आउटफ्लो कितना हो रहा है। इनफ्लो में से आउटफ्लो कर दूं तो क्या हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इनफ्लो की जगह और बेटर वर्ड इनकम लिख लेते हैं। जितनी जितनी इनकम है वो लो, उसमें से माइनस कर दो सारे के सारे एक्सपेंसेस। तो इनकम में से एक्सपेंसेस हटा दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बच्चों। P&L में यही करते हैं। सबसे पहले हमें पैसा कहां से कमाया जाता है बच्चों, सबसे पहले पैसा कमाया जाता है सेल से, जहां पे आप माल बेचते हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। अब यहां पे सेल को क्या बोलोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि वही तो मेरा मेन ऑपरेशन है ना। ऑपरेशन का मतलब मेरा मेन धंधा है, मेरा मेन काम है, मेरा मेन बिजनेस है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप क्या क्या लोगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न प्लस सेल ऑफ स्क्रैप। ये सेल ऑफ स्क्रैप इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेल ऑफ स्क्रैप क्या है, जो बिजनेस से ही स्क्रैप निकला है, कूड़ा कबाड़ा निकला है, वो भी बेच देते हैं ना लोग, तो सेल ऑफ स्क्रैप भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ही आएगा। तो ध्यान रखना, जो माल बेच रहे हो वो प्लस जो उससे कूड़ा कबाड़ निकला, वो सब जोड़ के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनता है। अब इसमें क्या जोड़ोगे, जो और इनकम हो सकती है, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इन मल्टीपल इनकम्स यहां पे हम लोग लेते हैं ना, अलग अलग तरीके की इनकम, वो सब यहां ले लेंगे, उसको जोड़ देंगे। तो बेटा ये पैसा तो बिजनेस से कमाया, ये अलग अलग इनकम हो गई, सारी अदर इनकम है ये, है ना। सपोज मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे फीस रिसीव हो रही है, दैट इज माई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपका जिस भी चीज का बिजनेस है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बाकी अगर मुझे कहीं से डिविडेंड मिला, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, बैड डेट रिकवर हो गए, डिस्काउंट मिला, वो सब तो अलग है ना बच्चों। जो P&L की क्रेडिट में आती थी सारी आइटम्स, याद है, वो सब बेटा अदर इनकम में आती। इनको जोड़ दो तो टोटल रेवेन्यू बन जाएगा, यानी ये आ गया। जोड़ दिया तो क्या बन गया बेटा, टोटल रेवेन्यू, जो कि इनकम में आ गया। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, ये आपका इनकम वाला पार्ट होता है। अब कंपनी क्या करेगी बच्चों, इसमें से खर्चे माइनस करेगी, एक्सपेंस माइनस करेगी। जैसे नंबर 1 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जैसे क्लास 11th में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता था ना, याद है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि जो माल बेचा उसको वो मुझे कितने का पड़ा था, वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते थे ना। यहां पे मैं बोलता हूं कि जितना मटेरियल मैंने यूज करा है वो अपने पास कितना कंज्यूम हो गया, तो इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बोल देते हैं। ये कैलकुलेट कैसे होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। लेना सिर्फ मटेरियल का है, ध्यान रखना, ओके। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सबसे पहले कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। फिर बच्चों जो आपने बना बनाया माल खरीदा, आप सारा का सारा खुद थोड़ी ना बनाते हो भाई, ये तो बनाने में आ गया खर्चा। अब सारा खुद थोड़ी ना बनाते हो, बना हुआ भी खरीदते हो, तो ये हो गया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो बना बनाया सामान खरीदा। फिर 3 नंबर पे आता है बच्चों चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारे पास किस किस चीज का होता है, देखो मटेरियल का तो ऊपर आ गया। अब क्या क्या बचा हमारे पास, बचा सर फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। अभी ऊपर मैंने इन्वेंट्री में आपको सब कुछ लिखवाया था ना, तो उस इन्वेंट्री पे भी तो खर्चे आए, वो भी तो यहां पे आना चाहिए। जो बचा हुआ माल है वो तो एसेट्स में गया, लेकिन जो खर्चे आए साल के बीच में वो तो यहां आने चाहिए ना। तो 3 चीजों का चेंज इन इन्वेंट्री लेना है। चेंज इन इन्वेंट्री निकलता कैसे है, पहले वो लिख लो। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला है बच्चों ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपको 3 चीजों का करना है। यहां पे कौन सी 3 चीजें, रॉ मटेरियल तो ये आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का,
और स्टॉक इन ट्रेड का। ऊपर इन्वेंट्री में यही चीजें ली थी, देखो अपनी बैलेंस शीट में जाके, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स और लिए थे, वो तो छुटर पुटर चीजें होती है। मेन 4 चीजें लिखवाई थी मैंने, चेक करो। रॉ मटेरियल जो माल, कच्चा माल है, वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी बन रहा है, स्टॉक इन ट्रेड जो बन के तैयार है, खरीद के लाए हो आप, है ना, और फिनिश गुड्स जो बिल्कुल रेडी है। तो 4 चीजें होती हैं जिसमें मटेरियल हमने ऊपर लिख दिया बाकी तीनों के खर्चे यहां आ गए। तो याद कर लो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो बना बनाया माल खरीदा, देन चेंज इन इन्वेंट्री किस किस चीज का, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड का। फिर बच्चों एम्प्लॉई पे जो जो खर्चे हुए, सर एम्प्लॉई पे कौन कौन से खर्चे होते हैं, भाई तुम एम्प्लॉई को वेजेस देते हो, सैलरी देते हो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स देते हो, वो पीएफ देते हो, ग्रेचुटी देते हो, कितना सारा खर्चा करते हो एम्प्लॉइज पे, करते हो ना, सब एम्प्लॉई बेनिफिट में जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट, बच्चों ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। फाइनेंस कॉस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट आएगा। कई बार एग्जाम में आपको बैंक चार्जेस दिए होते हैं, बच्चे बैंक चार्जेस देखते ही फाइनेंस कॉस्ट में डाल देते हैं, नंबर कट जाएंगे बेटा। बैंक चार्जेस इसका पार्ट नहीं है, बैंक चार्जेस अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है। फाइनेंस कॉस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट में जैसे पेपर वर्क हो गया, लोन प्रोसेसिंग फीस हो गई, इस तरीके की चीजें, ठीक है। देन और कौन कौन से खर्चे बच्चों, डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन टेंजिबल एसेट्स के लिए, एमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स के लिए, मतलब दोनों का एक ही है, वैल्यू कम होना, ठीक है बेटा। देन वी हैव अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है सर, अभी बहुत सारे खर्चे बचे, जैसे कैरेज, फ्रेट, कितने सारे खर्चे बच्चों हमने लिखे थे, बैड डेट्स, है ना, ऑडिट फीस, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे बचे थे सब अदर एक्सपेंस में डाल देना, जिसका कोई नहीं उसका अदर एक्सपेंस। तो ये हमारा खर्चों का कॉलम होता है बच्चों, ये हमारा खर्चों का कॉलम होता है बेटा। खर्चों का कॉलम कहां से शुरू होगा, ध्यान रखना, शुरू के 3 खर्चे तो गुड्स पे ही हैं, 3 खर्चे तो गुड्स पे ही हैं। पहला किस पे है, मटेरियल पे, रॉ मटेरियल पे, यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो आप बना बनाया माल खरीद के लाए हो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री किस किस चीज का, 3 चीजें ली ना हमने, कौन कौन सी 3 चीजें हैं चेंज इन इन्वेंट्री में, तीनों चीजें आ जाएंगी बच्चों, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री। फिर इंप्लॉई को बेनिफिट देने वाले एक्सपेंसेस, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में 2 चीजें ध्यान रखना, इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट। फिर डेप्रीसिएशन, और जो बच गया वो सब अदर एक्सपेंसेस। फिर इनका टोटल कर देना बच्चों, टोटल एक्सपेंसेस, ये आ गए, इन सब का टोटल कर देना टोटल एक्सपेंसेस। अब देखो इनकम में से एक्सपेंस हटाओगे तो क्या आएगा भला, प्रॉफिट, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आया बच्चों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पे बच्चों टैक्स लगाना, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, 10%, 20%, 30%, 50% टैक्स लगाओगे, ये माइनस कर देना, ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बात है सर, पूरा P&L ऐसे बनता है। अब सर एग्जाम में क्या पूछेगा, पूछेगा वेजेस कहाँ आता है, पूछेगा इंटरेस्ट कहाँ आता है, पूछेगा कैरेज कहाँ आता है, पूछेगा सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ आता है, पूछेगा बैड डेट्स रिकवर्ड कहाँ आता है। तो तुम्हें फॉर्मेट याद होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ आती है बैलेंस शीट में, कौन सी चीज कहाँ आती है P&L में। तो आज बच्चों बैठ के P&L का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और जो मैं नोट्स आपको अभी स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, बैलेंस शीट के दे दिए, अब ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो P&L के नोट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल ऑफ सर्विसेज एंड सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है। अदर लो, पहले स्क्रीनशॉट लो। अदर इनकम में क्या क्या आता है, तो देखो अदर इनकम में ये सब, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सब। उसके बाद एक्सपेंसेस देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, सारी के सारी चीजों पे छोटे छोटे नोट्स हैं बच्चों ये। देन वी हैव अदर एक्सपेंसेस में क्या आता है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में क्या आता है, ठीक है। तो पूरा ही चैप्टर हमने कवर करा। मेनली ये सारे नोट्स एक बार गो थ्रू कर लो, रीड कर लो, लर्न कर लो, क्योंकि ये बोनस है बच्चों। भाई बैलेंस शीट P&L में कौन सी चीज कहां आती है तो क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो, तुमने करा तो 3 नंबर पक्के हैं, फ्री के 3 नंबर हैं, मिस मत करना, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है,
एक डिफरेंस इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ध्यान से करना है, बाकी सब आपके लिए बहुत इजी है। दूसरी बात बेटा, जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, फिर जो भी बुक आप यूज करते हो, जिस भी ऑथर की बुक आप यूज करते हो, उसको खोल के थोड़ा सा उसमें से आप लर्निंग पार्ट कर लेना, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो एनालिसिस में बच्चों सीधी सी बातें हैं कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने सीखे, हमने सीखा कि कैसे बैलेंस शीट बनता है, हमने सीखा कि कैसे P&L बनता है, हमने सीखा कि कैसे कैश फ्लो बनता है, कैश फ्लो एक बार तो कराया ही है मैंने, कैश फ्लो कैसे बनता है वो सब आपने सीखा। अब उन सारी स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना ताकि ये पता चले कि ग्रोथ है या नहीं है, रीड करना, पढ़ना आना चाहिए कि कैसे बैलेंस शीट पढ़ी जाती है, कैसे P&L पढ़ा जाता है, उनकी स्टडी करना, यानी प्रॉपर्ली वहां से आप कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकाल पाओ, वहां से कुछ ना कुछ डेटा निकाल पाओ और उसको समझना ताकि आपको ये समझ में आए कि आपकी पॉलिसीज, आपकी प्लानिंग सब अच्छी है भी या नहीं है और फ्यूचर में कैसे करनी है। इसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलते हैं। तो एनालिसिस में आप कंपेयर करते हो, रीड करते हो, स्टडी करते हो, अंडरस्टैंड करते हो सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। फिर कुछ छोटे छोटे टाइप्स आते हैं एनालिसिस के। सबसे पहला आता है बच्चों एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस नाम में ही है, वो लोग करते हैं विच इज डन बाय आउटसाइडर्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही नहीं है, जितने लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ही नहीं है। जैसे आपका इन्वेस्टर आउटसाइडर है, आपका बैंक आउटसाइडर है, आपका क्रेडिटर आउटसाइडर है। अब सर ये स्टडी क्यों करेगा बैंकर? भाई बैंकर इसलिए करेगा क्योंकि उसने आपको लोन देना है, पैसा देना है, तो वो स्टडी तो करेगा ना कि ये कंपनी है कैसी। क्रेडिटर ने आपको उधार देना है, स्टडी तो करेगा ना कि दूं या ना दूं। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज की टैक्स वगैरह सही से करते हैं नहीं करते हैं, रिसर्चर्स जो आपके बारे में रिसर्च कर रहे हैं वो। तो जितने भी आउटसाइडर्स, क्लास 11th में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं एक्सटर्नल यूजर्स के नाम से। याद है कि अकाउंट्स के 2 यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल यूजर्स होंगे वो जो एनालिसिस करेंगे उसको एक्सटर्नल एनालिसिस बोला जाएगा। इंटरनल एनालिसिस क्या है बच्चों? जो ऑनर और मैनेजमेंट करेगा। ऑनर कौन होगा हमारे पास? ऑनर होगा बेटा हम लोग का मेनली मालिक लोग, जिसका बिजनेस है, जिसकी कंपनी है। और मैनेजमेंट, ये लोग जो स्टडी करेंगे उसको हम इंटरनल एनालिसिस का पार्ट मानेंगे। इसके बाद आती है बच्चों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सावधान इंडिया है, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आती हैं। इसको अभी देखते हैं। देन वी हैव इंट्रा फर्म, जिसको हम टाइम सीरीज, जिसको हम टाइम सीरीज और ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। और इंटर फर्म, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल भी बोलते हैं। देखो सबसे पहले ये समझो कि इंट्रा क्या होता है। इंट्रा का मतलब होता है बेटा विद इन द सेम फर्म, विद इन द सेम फर्म। इसका मतलब मैं अपनी फर्म के अंदर ही सारा डेटा एनालाइज कर रहा हूं कि भाई पिछले साल मेरा नॉन करंट एसेट कितने का था प्रीवियस ईयर में, इस साल कितने का है। तो 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी साल की आपको स्टडी करनी है, जब आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर चीजों को पढ़ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वो होगा इंट्रा फर्म एनालिसिस। वहीं पे अगर मैं ये देखूं कि मेरी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, मेरी कंपनी का, और किसी दूसरी कंपनी का कितना है, यानी जब मैं अपनी कंपनी का जीपी किसी दूसरी कंपनी की जीपी के साथ कंपेयर कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, उसको बोलेंगे इंटर फर्म। तो इंटर फर्म का मतलब होता है जो 2 फर्म्स के बीच में कंपैरिजन होता है, 2 कंपनीज के बीच में कंपैरिजन होता है। और इंट्रा क्या होता है? जो सेम फर्म के बीच में होता है बेटा। इंट्रा को ही टाइम सीरीज भी बोलते हैं या ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं, और इंटर को हम क्रॉस सेक्शनल भी बोलते हैं। एमसीक्यू जरूर आ जाते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो याद कर लेना एक बार, ठीक है। अब इस पे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल को ही हम लोग डायनामिक भी बोलते हैं। और वर्टिकल एनालिसिस क्या होती है? इसको हम लोग स्टैटिक भी बोलते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको समझाता हूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो बच्चों, ये होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। जो भी एनालिसिस 2 या 2 से ज्यादा साल की करी जाएगी कि प्रीवियस ईयर में इतना, करंट ईयर में इतना, देखो 2 साल की एनालिसिस कर रहा हूं ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में 2 या 2 से ज्यादा सालों का जब कंपैरिजन होगा उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलेंगे। अगर 1 ही साल का हो रहा है,
1 अकाउंटिंग ईयर का हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्टिकल एनालिसिस बोल देते हैं। जैसे आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया, सपोज आपने कंपैरेटिव P&L बनाया, तो कंपैरेटिव P&L में क्या करोगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों होगा ना, A और B, फिर C निकलेगा B माइनस A करके, फिर D निकलेगा C अपॉन A इंटू 100 करके। तो ऐसे चलता है, देखो कंपैरेटिव भी, पहले A फिर B फिर C फिर D, ऐसे चलता है ना। तो इस तरीके से चल रहा है और 2 सालों का डेटा कंपेयर होता है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी हॉरिजॉन्टल का ही एग्जांपल है। वहीं पे अगर मैं P&L का एक कॉमन साइज बनाऊं, तो कॉमन साइज में आपको क्या करना होता है, बस एक बेस लेना होता है। आपने एक बेस ले लिया, वो RFO हो गया, तो RFO अपॉन RFO इंटू 100 पहला आ गया, फिर अदर इनकम अपॉन RFO इंटू 100 दूसरा आ गया, फिर एक्सपेंसेस अपॉन RFO इंटू 100 तीसरा आ गया, फिर उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। तो अल्टीमेटली ऐसे चल रहा है और एक ही साल की बात हो रही है, तो कॉमन साइज वर्टिकल का एग्जाम्पल होता है बच्चों, है ना। तो जब आप एक ही साल का डेटा एनालाइज कर रहे हो, उसको आप वर्टिकल एनालिसिस बोलते हो। 2 साल का कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल बोलते हो। आइटम्स, इसमें सेम आइटम्स की स्टडी होती है बेटा। जैसे हम जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो RFO को RFO से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस और करंट, है ना। उसके बाद इस तरीके से अदर इनकम को अदर इनकम से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस और करंट। तो सेम आइटम की स्टडी होती है, जबकि कॉमन साइज में अलग अलग आइटम्स होती हैं सेम ईयर में ही। पहले RFO, फिर अदर इनकम, फिर एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट, फिर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अलग अलग आइटम्स होती हैं। ये आ गया। ये बच्चों एब्सोल्यूट फॉर्म में भी होता है और परसेंटेज फॉर्म में भी होता है। कंपैरेटिव देखते हो, अमाउंट में भी होता है, परसेंटेज में भी होता है। ये सिर्फ परसेंटेज में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में हो जाता है। उसके बाद बेटा स्टेटमेंट में यहां पे हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ले लेते हैं या ट्रेंड एनालिसिस ले लेते हैं। भाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस इसी में आता है। इधर कॉमन साइज आता है, ठीक है। अदर नेम, इसको बच्चों डायनामिक बोलते हैं, इसको बच्चों स्टैटिक बोलते हैं। एक को डायनामिक बोला जाता है, एक को स्टैटिक बोला जाता है। डायनामिक क्यों, क्योंकि 2 सालों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। स्टैटिक क्यों, क्योंकि एक ही साल के बीच में हो रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। बढ़िया। अब हमारे पास आ रहा है, ये देखो, ये 7-8 पॉइंटर्स हैं। आपको कोई भी 3 पॉइंट्स जो आपको इजी लगे अपनी बुक में से याद कर लेने हैं बेटा। कोई भी 3 पॉइंट्स, क्योंकि 3 नंबर से ऊपर का थ्योरी नहीं आने वाला। तो आपको कोई भी 3 पॉइंट्स जो है याद कर लेने हैं। देखो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है पर्पस क्या है एनालिसिस का, हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, वाई। तो ये बेटा लर्निंग वाला पार्ट है। सारे की सारी पॉइंटर्स मैं आपको समझा रहा हूं, कोई भी 3 जो आसानी से याद कर सको कर लेना। टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी, हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हम कितना पैसा कमा सकते हैं। हम अलग अलग रेशोज निकालते हैं ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, वो क्यों निकालते हैं, एनालाइज करने के लिए, राइट। टू मेजर द सॉल्वेंसी, हम लॉन्ग टर्म पोजीशन चेक करते हैं कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, स्टडी करके ही तो पता चलेगा। उसके बाद टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, हम बैलेंस शीट को अच्छे से कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उससे हमें पता चलता है। रेशोज निकालते हैं, उससे हमें स्ट्रेंथ पता चलती है बैलेंस शीट की, डेट इक्विटी क्या है, टोटल एसेट्स टू डेट क्या है, मल्टीपल रेशोज निकालते हो ना। चौथा, टू मेक कंपैरेटिव स्टडी, ये मैंने आपको अभी ऊपर ही बता दिया ताकि आप कंपेयर कर पाओ। 5वां, कैपेबिलिटी पता लग सके कि पेमेंट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। बिजनेस के ट्रेंड देखना कि पहले साल क्या, फिर अगले साल क्या, फिर अगले साल क्या, फिर उससे अगले साल क्या, ये सब एनालिसिस से ही पता चलेगा। टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, जब हम एनालाइज करेंगे बच्चों तो जितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे होंगे उतना एफिशिएंट है मैनेजमेंट, जितने नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे होंगे उतना इनएफिशिएंट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी जज करने के लिए भी एनालिसिस करी जाती है। उसके बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन देना यूजर्स को, जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, सबको देने के लिए एनालिसिस किया जाता है। परफेक्ट, चलो सर। इसके बाद आता है बच्चों, क्यों इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना, वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज। तो देखो सब कुछ आ जाता है। मैनेजमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, टू चेक द परफॉर्मेंस, ताकि हम परफॉर्मेंस चेक कर सकें। इन्वेस्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो कंपनी की पोजीशन चेक कर पाए कि हम इसको पैसा दें भी या ना दें। क्रेडिटर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर पाए कि ये कंपनी क्रेडिट वर्दी भी है या नहीं है। गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो टैक्स कंप्लायंस देख पाए कि कंपनी टैक्स कंप्लायंस या लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करती भी है या नहीं करती है। तो टैक्स कंप्लायंसेस, लीगल कंप्लायंसेस के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्यों,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बच्चों मेनली क्रेडिट वर्दीनेस ही देखते हैं कि कंपनी की क्या पोजीशंस हैं। तो देखो बहुत सारी पार्टीज के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस है इसकी, है ना। एम्प्लॉइज के लिए क्यों, ताकि वो देख पाए कि ये कंपनी हमारी सैलरी वगैरह भी टाइम पे दे देगी या नहीं दे देगी। स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज के लिए क्यों, कि अगर ये कंपनी हमारे यहाँ लिस्टेड कंपनी है, शेयर वगैरह इशू करने के लिए आएगी तो क्या ये कंपनी सही भी है, भाग भूग तो नहीं जाएगी। टैक्सेशन अथॉरिटीज के लिए क्यों, वही टैक्स कंप्लायंस सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अदर पार्टीज के लिए क्यों, ताकि पता लग सके कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी की पब्लिक रिलेशंस कैसे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, गोल्स कैसे हैं। तो सबके लिए कुछ ना कुछ पर्पस होता है चेक करने का फाइनेंशियल एनालिसिस को। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस की, क्या क्या लिमिटेशंस इसके अंदर आ जाती हैं बच्चों। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बच्चों मैनिपुलेशन करना। देखो कई बार कंपनीज इन्वेस्टमेंट लेने के लिए कई बार अपने आप को ओवर प्रॉफिटेबल दिखा देती हैं या कई बार प्रॉफिट्स को अंडरस्टेट कर देती हैं। तो ओवर स्टेटमेंट भी होती है, अंडर स्टेटमेंट भी होती है, प्रॉफिट्स को ऊपर नीचे किया जाता है। तो जो ये मैनिपुलेशंस होती है ना बच्चों, इसको हम विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कई बार विंडो ड्रेसिंग से अफेक्टेड होती हैं। उसके बाद जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्राइस लेवल में कितना चेंज है ये रिफ्लेक्ट नहीं करती। एक्चुअल में तो हम टोटल अमाउंट ले लेते हैं ना, बस भाई हम लोग फाइनेंशियल में क्या लिखते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल सेल। उसमें कितना बदलाव प्राइस की वजह से है, कितना क्वांटिटी की वजह से है, वो कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो हमारा काम यहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दिखाना नहीं है, हमारा काम तो सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ये भी इसकी एक लिमिटेशन में आ जाता है। तीसरा बच्चों डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब आप देखते हो ना डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स हैं। इसी तरीके से अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें हैं जिनके अलग अलग मेथड्स हैं। तो कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, फिर कंपैरिजन कैसे करूं, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके बाद पर्सनल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि एनालिस्ट कितने अच्छे से एनालाइज कर रहा है। किसी ने बहुत बढ़िया से करी, कोई नहीं कर पाया, ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद डिफिकल्टी इन फॉरकास्टिंग। सिर्फ अकाउंटिंग के बेसिस पे बेटा आप फॉरकास्ट नहीं कर सकते कोई भी चीज। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चीजें अच्छी दिखा रही है, आप कैसे फॉरकास्ट करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल गुडविल ही है या एवरेज प्रॉफिट ही है। अब सपोज करो किसी कंपनी का पहले साल प्रॉफिट 10,000 है, फिर 20,000 है, फिर 30,000 है। यह है कंपनी ए। एक कंपनी बी है, पहले साल 30, फिर 20, फिर 10। अगर आप एवरेज करोगे तो 60/3 20,000 का एवरेज आएगा। यहाँ भी एवरेज करोगे तो 60/3 20,000 का एवरेज यहाँ आ जाएगा। तो देखो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से तो दोनों कंपनियां एक ही है, एक ही तरीके से चल रही हैं। लेकिन अगर रियल देखा जाए तो ये तो कंपनी ग्रो कर रही है, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, और ये डूबती जा रही है, हर साल प्रॉफिट कम हो रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आप कैसे फोरकास्टिंग करोगे, दिक्कत है या नहीं है। नेक्स्ट लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। अकाउंटिंग में हम क्वालिटेटिव जैसी चीजें लिखते ही नहीं है बच्चों। अगर आपका आज मूड खराब है और आप सही से सेल्स नहीं कर पा रहे, अकाउंटिंग में लिखा ही नहीं आपने। मैनेजर के बीच में, एम्प्लॉइज के बीच में ग्रजेस हो गए, उन्होंने ठीक से काम ही नहीं किया, लिखा ही नहीं आपने। आपकी पूरी टीम स्ट्राइक पे चली गई, बहुत सारा नुकसान हुआ, लिखा ही नहीं आपने। तो ये क्वालिटेटिव जैसी चीजें बच्चों लिखते ही नहीं है, ये भी एक लिमिटेशन है। उसके बाद सिंगल ईयर एनालिसिस का बस लिमिटेड यूज हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड यूज नहीं हो सकता, क्योंकि हर साल चीजें चेंज हो जाती हैं। तो आपको हर साल दोबारा एनालिसिस, दोबारा खर्चा करना ही पड़ेगा। तो कोई भी बच्चों रीड सारी लिमिटेशंस करनी है, लेकिन लर्न कोई भी 3-4 लिमिटेशंस आप कर सकते हो। तो 3-4 लिमिटेशंस, 3-4 इंपॉर्टेंस करते हुए आपका चैप्टर ये हो जाएगा समाप्त। सर छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल बच्चों छोटू सा चैप्टर है, निन्ना सा चैप्टर है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। शुरू करते हैं बच्चों जी हम लोग आज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के साथ। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ये है हमारा चैप्टर नंबर 3। सर ये चैप्टर नंबर 3 कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में है क्या, क्या क्या हमें पढ़ना है। देखो बहुत ही सिंपल है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स नाम में ही है टू कंपेयर। हमें बेसिकली ये स्टेटमेंट बनते हैं, किस लिए बनते हैं, टू कंपेयर द फिगर्स ऑफ टू consecutive years। इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब हुआ बच्चों की 2 साल की फिगर्स को कंपेयर करने का जो स्टेटमेंट होता है उसी को कंपैरेटिव बोलते हैं। देखो आप कोई भी बिजनेस करो, आप हमेशा ये चेक करना चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो चेक कैसे किया जाए? आप चेक करो पिछले साल क्या डेटा था और इस साल क्या डेटा है। लेट सपोज मैं प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट की बात करता हूं, तो पिछले साल मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल सपोज 10 लाख था और इस साल 15 लाख है, तो 5 लाख की ग्रोथ दिखाई दी ना। इसी तरीके से मैं बैलेंस शीट की बात करता हूं, तो मेरे नॉन करंट एसेट्स पिछले साल 40 लाख के थे, इस साल 50 लाख के हैं, तो एसेट्स मेरे बढ़ गए। इसी तरीके से मैंने लाइबिलिटीज चेक कर ली, पिछले साल 10 लाख की थी, इस साल 6 लाख की है, इसका मतलब मैंने पेमेंट कर दिया अपनी लाइबिलिटीज का। तो कहीं ना कहीं हम हमेशा कंपेयर करना चाहते हैं कि लास्ट ईयर हमने कैसा किया था और इस ईयर हमने कैसा किया है। तो कंपेयर करने के लिए बच्चों जो स्टेटमेंट बनती है उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अब कंपैरेटिव में हम दोनों ही चीजें चेक करना चाहते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, हमारी बैलेंस शीट भी। भाई दोनों ही हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो दोनों का डेटा कंपेयर करेंगे। तो एक तो हमारी होती है बच्चों कंपैरेटिव बैलेंस शीट और एक हमारा होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सर क्या दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं? दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों, कुछ भी अलग नहीं है, एक ही लॉजिक है। एक बार लॉजिक सीख लो, फिर चाहे कुछ भी बनाने को आ जाए, चाहे तुम्हें ये बनाने को दे दे, चाहे तुम्हें ये बनाने को दे दे, तुम कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले कंपैरेटिव का, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट क्या होता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है बच्चों। सबसे पहला कॉलम हमेशा की तरह पर्टिकुलर्स का होता है, उसके बाद बच्चों हमारे पास इसमें 4 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, कितने कॉलम्स होंगे हमारे पास? 4। इन 4 कॉलम्स का हम लोग नाम क्या रखते हैं? इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं। ए बी सी और डी। ठीक है, ए क्या होता है हमारे पास? ए होता है बच्चों हमारे पास प्रीवियस ईयर के फिगर्स, बी होता है हमारे पास करंट ईयर के फिगर्स। ठीक है, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। उसके बाद बच्चों इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज और इसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज। ये कैसे निकलता है? b माइनस ए। ये कैसे निकलता है? c अपॉन ए इंटू 100। इस तरीके से आपको चीजें करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि हमारे पास ये भी अमाउंट में होगा, ये भी अमाउंट में होगा, ये भी अमाउंट में होगा, ये परसेंटेज में होगा। लेट सपोज हमारे पास बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, यानी हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बना रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा ए और बी, हमें सी और डी निकालना है। बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है बच्चों, सपोज पिछले साल का 10 लाख और अगले साल का 20 लाख। ऐसे ही अदर इनकम दिया हुआ है, अदर इनकम सपोज पिछले साल में दिया हुआ है 4 लाख और अगले साल में 6 लाख। ठीक है, फिर हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू में इसका टोटल कर दो, 10 और 4 14, 20 एंड 6 26। ठीक है, फिर आप एक्सपेंसेस ले लो। एक्सपेंसेस के नाम पे बच्चों सपोज एक ही खर्चा दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहां पे सपोज 10 लाख और यहां पे दिया हुआ है 6 लाख। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस हटा देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। सपोज एक ही था, ये एक ही खर्चा था, तो 14 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 4 लाख का, और 26 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 20 लाख का। टैक्स जो है एज्यूम कर रहा हूं मैं 50% दिया हुआ है, तो 4 लाख का 50% 2 लाख का टैक्स हो जाएगा। यहाँ पे 10 लाख का टैक्स हो जाएगा बच्चों, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 2, 20 माइनस 10 10। देखो ये तो हमें गिवन होगा, इतनी चीजें तो हमें गिवन होंगी। अब हमें असली काम करना है, दैट इज टू कंपेयर। अब हमें कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन के लिए क्या करना है? देखो हम देखेंगे पहले 10 लाख
अब 20 लाख। कितनी ग्रोथ हुई बच्चों? 10 लाख की ग्रोथ हुई ना। इस ग्रोथ को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा? b माइनस ए, 20 माइनस 10, 10 लाख। ऐसे ही यहां पे देखो 6 माइनस 4, 2 लाख की ग्रोथ हो गई। ऐसे ही यहां पे देखो 26 माइनस 14, 12 लाख की ग्रोथ हो गई। ऐसे ही यहां पे बच्चों 6 माइनस 10 माइनस का 4, ये माइनस का 4 लाख आ गया। माइनस का 4 लाख का मतलब होता है कम हो जाना। कोई भी वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो कम हो गई है। देखो वैसे भी 10 से 6 खर्चा कम हो गया है ना। 20 माइनस 4, 16 लाख है ना जी। सीधा सीधा क्या आ जाएगा हमारे पास? 20 माइनस 4, 16 हो गया यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ आ जाओ हमारे पास 10 माइनस 2, 8 और 10 माइनस 2, 8। ठीक हो गया बच्चों, परफेक्ट हो गया। तो ये हमने एब्सोल्यूट चेंज निकाला। एब्सोल्यूट चेंज का क्या बोलना है? सी से, और कैसे निकलेगा? b माइनस ए। बस माइनस करते जाओ, जो नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब वो चीज कम हो गई है, राइट। अब यही चीज अगर मैं आपको परसेंटेज में बोलूं कि ये 10 से 20 हो गया तो कितना परसेंट बढ़ा, तो उसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज। वो कैसे निकलता है? c अपॉन ए इंटू 100। सी ये है 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100। तो देखो बच्चों ये 100% आ जाएगा। ऐसे लिखना है क्योंकि परसेंटेज हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, तो बस 100% लिख दिया। अब यहां पे देखो 2 लाख अपॉन 4 लाख, 2 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100, 50% का ये चेंज आ गया। ठीक है। 12 अपॉन 14, 12 अपॉन 14 इंटू 100, ये आ जाएगा बच्चों 85.71। 12 लाख अपॉन 14 लाख इंटू 100। ठीक है। ये सब लैक्स में है बच्चों। मैं 12 अपॉन 14 इसलिए लिख रहा हूं कि 0 से 0 कट गया, राइट। यहां पे देखो ये माइनस का आएगा 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100। तो 4 अपॉन 10 इंटू 100, 40%, लेकिन माइनस का। ठीक है। ये 16 अपॉन 4, 400%, 400%। 16 अपॉन 4 इंटू 100, ये 8 अपॉन 2 इंटू 100, ये भी 400%। तो ये भी 8 अपॉन 2 इंटू 100, ये भी 400% ही आएगा। तो देखो हम सिंपली क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 साल के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। जब मैं अमाउंट में निकाल रहा हूं तो उसको मैं एब्सोल्यूट चेंज बोल रहा हूं, जब मैं परसेंटेज में निकाल रहा हूं तो मैं उसको परसेंटेज चेंज बोल रहा हूं। अल्टीमेटली चेंज देखना इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग जो हमें चेक करना है। ठीक है, समझे क्या? लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कैसे करना है। अब देखो ये तो बच्चों P&L दिया हुआ था, ऐसे ही आपको हो सकता है बैलेंस शीट दे दे, बैलेंस शीट का कंपैरेटिव बना देंगे। बात तो वही है ना। आओ सवाल दिखाता हूं तुम्हें, चेक करो। सिंपली कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं। देखो ये दे दिया आपको सवाल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। हम पहले आज कंपैरेटिव पढ़ रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब देखो बच्चों 2 साल का डेटा दिया हुआ है, हमें पहले कौन सा लिखना है? प्रीवियस ईयर, फिर कौन सा लिखना है? करंट ईयर, राइट। चलो आओ जरा फटाफट से बनाते हैं। पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं। हम यहां पे लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद फिर 1, 2, 3 और 4, राइट। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, और इनको बोला क्या? ए बी सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। इस बात का ध्यान रखना है कैसे परसेंटेज निकलेगी। ठीक है। अब बैलेंस शीट में बच्चों जी हमारे पास जो साल दिए थे वो 2017 और 16 दिए हुए थे, तो 2016 ये होगा, 2017 ये होगा। करंट ईयर तो नए वाले ईयर को बोलते हैं ना। अब देखता हूं मैं बैलेंस शीट क्या ऑर्गेनाइज्ड है। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर करंट एसेट्स। चलो जी इसको पहले हम हेडिंग्स लिख लेते हैं
ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो हम प्रॉपर लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटी तो एक हो गया बच्चों, ये कैपिटल में ही चलेगा, और एक हमारे एसेट्स हो गए। अब सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है और रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है। ठीक है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, और क्या क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है और करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी में बच्चों लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया हुआ है और फिर करंट लाइबिलिटीज दी हुई है। एसेट्स में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है। आप प्लीज फुल फॉर्म्स लिखना है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स की एज इट इज वैल्यू दी हुई है। फिर हम यहां पे टोटल लगा देंगे और इधर हम यहां पे टोटल लगा देंगे। चलो सबसे पहले वैल्यू करते हैं। 2017 की लिख लेता हूं पहले। शेयर कैपिटल 25, रिजर्व्स एंड सरप्लस 6। शेयर कैपिटल 25, रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 लाख। ठीक है, ओके। और क्या क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 16 लाख, करंट लायबिलिटी 5 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग 16 लाख, करंट लायबिलिटी 5 लाख। टोटल कितना हो गया बच्चों, 16 5 6 25, 16 5 6 25, 52 लाख। तो ये हो गए। अब एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है, एसेट्स में 35 10 50 6 50, 35 लाख 10 50 6 50, 35 लाख 10 50 6 50, 52 लाख ये हो गए बेटा। देखो ये तो हमारे पास 2017 का यानी कि करंट ईयर का डेटा हो गया। आप प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में क्या क्या दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है 25 10 15 4 50, 25 10 15 4 50, 25 15 और क्या रह गया, 25 10 15 4 50, 25 15 और 14 50, 1450। लॉच अब क्या क्या दिया हुआ है, 25 10 15 और 4 50, 5450। 25 15 14 50, 5450 हो गया बेटा। लो सर, ये हमारे पास ए और बी, देखो इतना डेटा तो गिवन होता है। अब आपको फिर से इनको कंपेयर करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। तो कंपैरेटिव के लिए बच्चा अब सी हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, इसमें से ये माइनस करते चलो। तो देखो 25 माइनस 25 ये तो डैश हो गया, तो परसेंटेज भी नहीं निकलेगा। 6 माइनस 10 माइनस का 4, माइनस का 4, और परसेंटेज निकालूं तो मैं 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा, 40%। 40% तो ये हो गया। लो जी, 16 माइनस 15 1 लाख पॉजिटिव का, ये नेगेटिव आया। 1 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 6.66,
6.66 ये हो गया। 5 माइनस 4 50 है 50,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100 11.11% ये हो गया बच्चों जी। 52 माइनस 54 50 250 नेगेटिव का आ गया। 250 नेगेटिव का आ गया। टोटल में भी बच्चों मैंने इसमें से ये माइनस ही करा है। टोटल में भी आपको वैसे ही करना है जैसे आप नॉर्मली करते आ रहे हो, ठीक है, कुछ भी चेंज मत करना। ओके चलो अब डी कैसे निकलेगा, वही 250 अपॉन 5450 इंटू 100 4.58%। 4.58%। चलो 35 माइनस 25 10 लाख। 10 50 माइनस 15 लाख 4 50 ये नेगेटिव का है। 650 माइनस 1450 8 लाख ये भी नेगेटिव का आ रहा है बच्चों, ये भी नेगेटिव का आ रहा है, देखो है ना। आओ चेक करें जरा, आप परसेंटेज में निकाल लें। 10 अपॉन 25 इंटू 100 40%। और ये कैसे निकाला मैंने, वही C अपॉन A इंटू 100। हाँ 10 अपॉन 25 इंटू 100। यहाँ पे भी कैसे निकाला था, 1 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100। यहाँ पे भी कैसे निकाला था, 50,000 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100। यहाँ पे कैसे निकाला था, 250 अपॉन 5450। ठीक है ना, समझ गए ना, लिख देना ये एग्जाम में भी। ओके चलो 450 अपॉन 15 लाख इंटू 100 30%। लेकिन नेगेटिव का 30, ठीक है। 8 लाख अपॉन 1450 इंटू 100 55.17 ये भी नेगेटिव का। अब लास्ट फिर से ये 250 आएगा, नेगेटिव का, तो 250 अपॉन 5450 इंटू 100 वही सेम ही आएगा 4.58। देखो ये भी नेगेटिव का ही, नेगेटिव था ना, ये नेगेटिव का ही आएगा बच्चों जी। जहां जहां पे नेगेटिव डेटा है वहां वहां पे परसेंटेज भी नेगेटिव ही हम दिखा रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट है बच्चों, क्लियर हुआ। कैसे कंपेयर करना है समझ में आया। टोटल में भी कुछ अलग नहीं करना, वही करा है मैंने, पहले इसमें से माइनस करा, फिर 250 C अपॉन A इंटू 100 वही चीज करनी है हर बार। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों कोई भी बैलेंस शीट आपको दी हो, कोई भी बैलेंस शीट आपको दे दे, 2 फिगर्स दिए होंगे, कंपैरिजन आपको करना है, C और D निकालना है। ऐसे ही अगर P&L दे दे, ये मेरा P&L है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस दे दे, तो आपको फिर से वही प्रीवियस ईयर करंट ईयर दिया होगा, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आप निकाल दोगे, ठीक है। देखो अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं P&L का। मैंने आपको एक P&L बना के दिखाया, एक बैलेंस शीट बना के दिखाया। अब ये देखो, ये आपको दिया हुआ है P&L, इसके अंदर कुछ खास बात है। खास बात क्या है इसके अंदर मेरे प्यारों, कि आपको ये सब निकालना है खुद से, ठीक है, ये सब खुद निकालना है। तो सर खुद से कैसे निकालूंगा मैं, आओ जरा आपको सिखा दूं थोड़ा सा। मैं आपको P&L बना के दे रहा हूं, बाकी काम आप खुद से करोगे और मुझे कमेंट्स में आंसर बताओगे, ठीक है। डी सी बी और ए यानी कि प्रीवियस ईयर, बी यानी कि करंट ईयर, सी यानी कि बी माइनस ए ये खुद निकालोगे, डी यानी सी अपॉन ए इंटू 100 ये भी खुद निकालोगे। मैं आपको मेनली ये पर्टिकुलर्स वाला सेक्शन बना के दे रहा हूं, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, देन यू विल गेट टोटल रेवेन्यू। यहां पे टोटल रेवेन्यू निकाल देते हैं। अभी खर्चों के नाम पे बस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस निकाल देंगे। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हटाएंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, लेस करेंगे इसमें से टैक्स तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। आओ सर क्या है हमारे पास, देखो अब 2016 आपका प्रीवियस ईयर है, 18 लाख
और करंट ईयर में बच्चों 24 लाख। लो जी, ये आ गया देखो, ठीक है, 18 लाख एंड 24 लाख। अब बड़े ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं करंट ईयर का ही काम कर लेता हूं। RFO 24 लाख है, अदर इनकम परसेंटेज है किसका? RFO का। RFO का 15%, तो 15% कर दो 24 लाख रुपए का। इस 24 लाख रुपए का 15%, 24 लाख का 15% कितना आएगा? 24 लाख का 15% 3,60,000। तो देखो अदर इनकम 360 आ जाएगा, पता चल गया। ऐसे ही प्रीवियस ईयर में क्या है? 18 लाख का 25%, 18 लाख का 25%, 4.5 लाख, 18 लाख का 25%, 4.5 लाख, 450 का अदर इनकम आ गया बच्चों। तो RF और अदर इनकम पता चल गया। टोटल रेवेन्यू देख लो, 18 और 4 2250, 2760, ठीक हो गया। अब एक्सपेंसेस देखते हैं। एक्सपेंसेस में भी इसने बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60%, तो 24 लाख का 60%, 24 लाख का 60%, 14,40,000। तो एक तो ये खर्चा हो गया 14,40,000। यहां पे 50% RFO का, तो 18 लाख का 50%, यानी कि 9 लाख का खर्चा इधर हो गया, ठीक हो गया। अब टोटल रेवेन्यू में से खर्चे हटा दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। रेवेन्यू में से खर्चा हटाऊं तो प्रॉफिट आएगा ना, सिखाया था ना P&L में। हटाओ जरा, 22,50,000 माइनस 9 लाख, 13,50,000, ठीक है। ये प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने? टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे भी 2760 और 1440, 60 में से 40 गया तो 20, 7 में से 4 गया तो 3, 13,20,000। अब टैक्स कितना है? टैक्स है बच्चों 40%। सर टैक्स किसका होता है? टैक्स हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लगता है, तो इसका 40%, 1350 का 40%, 540 का बेटा टैक्स आ गया। यहां पे हमारे पास 1320 का 40%, 528 यहां आ गया, ये टैक्स आ गया, ये माइनस कर दो। 1350 माइनस 540, 8,10,000 इधर आ जाएगा बेटा। और इसमें 1320 माइनस 528, 7,92,000 इधर आ जाएगा। एक बार परसेंटेजेस ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या निकालना था, बड़े बड़े ध्यान से करते चलना है और आपके लिए इजी हो जाएगा बहुत ही, ठीक है। परफेक्ट बेटा जी, डन हो गया, ये बन गया। बस अब तो आपको कंपेयर करना है, तो C और D आप मुझे होमवर्क में करके दिखाओगे और हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट समाप्त। तो ऐसे भी हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दे इस तरीके से, या मिसिंग फिगर दे दे, कुछ कुछ मिस करके दे दे, तो वो सब चीजें भी आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 8-8 10-10 इलस्ट्रेशंस हैं किताबों में भी, बड़े आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। बढ़िया सर, डन डन डना डन डन डना डन डन, परफेक्ट है जी। इसके बाद तो हमारे पास कॉमन साइज आ रहा है। कॉमन साइज अगला चैप्टर है, इसको हम कल देखेंगे। ये कंपैरेटिव वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स में करके दिखाओगे। एंड यस, हमारा चैप्टर समाप्त बच्चों जी। चलो बेटा, मेरे साथ साथ जल्दी से हेडिंग डाल दो सब लोग, कॉमन साइज स्टेटमेंट। सर अब ये कॉमन साइज क्या है, इसमें क्या करना है? बच्चों देखो, कंपैरेटिव में तो हम 2 साल के डेटा को कंपेयर करते थे, एक प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर, चेक करते थे कि कितनी प्रोग्रेस है, कितनी ग्रोथ है। कॉमन साइज में हम ऐसा नहीं करते। कॉमन साइज में बच्चों हम एक ही साल के डेटा को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, या आपस में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मेरी ये बैलेंस शीट है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में सर हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, टोटल, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल। देखो ऐसा है ना।
और यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर फंड 60 हैं, ये 20 हैं, ये 20 है, ये 100 है, ये 55 है, ये 45 है और ये 100 है। ये बैलेंस शीट थी। शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, टोटल, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, टोटल। ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे ये जानना है कि मेरे टोटल एसेट्स में करंट कितने परसेंट है और नॉन करंट कितने परसेंट है, या फिर मुझे ये जानना है कि मेरी टोटल लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड कितने हैं, या फिर कितना परसेंट मेरे नॉन करंट लायबिलिटी है, या फिर कितना परसेंट मेरी करंट लायबिलिटी है। इसका मतलब बच्चों कॉमन साइज में हम लोग सिंपली डेटा को एनालाइज करने के लिए परसेंटेज में निकाल देते हैं सारी की सारी फिगर्स को टू अ कॉमन बेस। यानी कि हम लोग सिंपली एक कॉमन बेस कंसिडर कर लेते हैं। वी कंसिडर अ कॉमन बेस, एक हम कॉमन बेस कंसिडर करते हैं। कॉमन बेस का मतलब कि जिस वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, और उस बेस के रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज की परसेंटेज निकाल देते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे शेयर होल्डर फंड बताओ कि कितना परसेंट है, तो मैं बोलूंगा टोटल लायबिलिटीज कितनी है 100, तो 60 अपॉन 100 इंटू 100, 60% शेयर होल्डर फंड हो गया। इसका मतलब मेरी टोटल लायबिलिटीज में, मेरी टोटल फर्म में 60% शेयर होल्डर फंड लगा हुआ है। नॉन करंट लायबिलिटी मैंने बाहर से कितना परसेंट लिया हुआ है, तो 20, तो मैं बोलूंगा 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो मैं बोलूंगा 20%। फिर मेरी करंट लायबिलिटीज कितनी है 20 अपॉन 100 इंटू 100, ये भी 20% हो जाएगा। और टोटल तो है ही टोटल, तो इसका अगर मुझे कॉमन साइज निकालना हो तो मैं बोलूंगा 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये तो अपने आप ही 100% आ जाएगा। फिर ऐसे ही सर अगर एसेट्स निकालना हो कि कितना परसेंट मेरे एसेट्स हैं, तो फिर से वही बात 55 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 55% तो नॉन करंट एसेट हो गया। करंट एसेट 45 अपॉन 100 इंटू 100, 45% मेरा करंट एसेट्स हो गया। तो मेरी लायबिलिटीज और एसेट्स को जब मैं किसी एक कॉमन बेस के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल रहा हूं बच्चों, इसी को हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट्स भी बोल देते हैं। अब इसी तरीके से सर अगर मुझे P&L में निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि हमें P&L ऐसे दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस के नाम पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं और अदर एक्सपेंसेस हैं। बस इतना ही दिया हुआ था। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हटाते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। सपोज इतना इतना डेटा दिया हुआ है, लेट सपोज ये दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है, ये दिया हुआ है 50,000, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 150। फिर खर्चे में ये है 30,000, ये है 20,000, ये है 40,000, तो टोटल खर्चे कितने के हो गए 90,000 रुपए के। फिर मेरा प्रॉफिट कितना बचा 150 माइनस 90, तो हमारे पास 60,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे कॉमन साइज बनाना है, तो सर इसमें किसकी परसेंटेज निकालें, इन सभी आइटम्स की परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन सर यहाँ पे तो टोटल को बेस लिया था, ये टोटल बेस लिया था हमने, यहाँ पे किसको बेस लेंगे बच्चों, P&L में याद रखना बेस लेना है RFO को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस लेना है। इसका मतलब इसको हर बार नीचे रखेंगे, तो RFO का कॉमन साइज में कैसे निकलेगा परसेंटेज चेंज, तो यहां पे क्या होगा 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100, तो ये तो आ गया 100%। 50,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 50,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, ठीक है, 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3, 50% आ गया, ये 50% आ गया, है ना। ऐसे ही ये 150 अपॉन 100 इंटू 100 150%, ऐसे ही ये 30 अपॉन 1 लाख 30%, 20%, 40%, 90%, 60%। तो बेसिकली कॉमन साइज में कोई भी वैल्यू हम एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं निकालते। कॉमन साइज में बच्चों हम लोग एक कॉमन बेस लेते हैं
और उसकी रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये कॉमन बेस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में ये बेस टोटल रहेगा, हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल को रखना है, और P&L में ये बेस क्या रहने वाला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इन दो बातों का ध्यान रखना कि बैलेंस शीट में बेस क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी टोटल, और P&L में, P&L में ये बेस हमेशा रहने वाला है RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, परफेक्ट। आओ सवाल कराता हूं। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सुरभि लिमिटेड, 2 साल का डेटा दिया हुआ है, 2019-2018। हमें फिर से क्या करना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। आ जाओ चलो बनाते हैं। यहां पे लिखते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब हमें 2 साल का डेटा तो दिया ही हुआ है, ठीक है। देखो पर्टिकुलर्स, पहले मैं प्रीवियस ईयर ही ले रहा हूं, फिर करंट ईयर ले लेता हूं, उसके बाद हम लोग परसेंटेज चेंज निकाल देंगे। ठीक है, इसको और डिटेल में लिख देते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको ऐसा लिख देता हूं। यहां तो वही आ रहा है, कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये तो हो जाएगा एब्सोल्यूट अमाउंट, है ना, ये तो एब्सोल्यूट है क्योंकि रुपीस में दिया हुआ है, और ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ टोटल। बैलेंस शीट में तो हम परसेंटेज टोटल की रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना, इसे जब P&L होगा तो परसेंटेज ऑफ RFO लिख दूंगा, सही है। अब प्रीवियस ईयर करंट ईयर मेरे पास कौन कौन सा था क्वेश्चन में, 2018-19, तो इसको भी 2018-19 ही कर ले। (2018, 2019, 2018, 2019) ठीक हो गया ना। तो ये हमारे पास डेटा गिवन होगा, ये हमें परसेंटेजेस निकाल देनी है बस, राइट। ये अमाउंट में है और ये हम परसेंटेज में निकालेंगे। चलो भाई, अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, सब कुछ ही दिया हुआ है ऑलमोस्ट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, reserves and surplus, non-current liabilities, long-term borrowings, current liability में शायद ट्रेड पेबल दिया था बच्चों, लेट मी चेक। आप लोग सोचते हो कि इंसान कहाँ देखता है, यहाँ देखता हूँ, छोटे छोटे में याद रहता है। ट्रेड पेबल आपको तो थोड़ा दूर पड़ रहा होगा ना, मतलब स्क्रीन में इतना क्लैरिटी नहीं होगा, बट अभी आपको दिखा देता हूँ मैं सारा। ये लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया बच्चों, ठीक है। और एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है, एसेट्स में दिया हुआ है हमें नॉन करंट एसेट में PPE, देन करंट एसेट में इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नॉन करंट एसेट्स में PPE, करंट एसेट में दिया है बच्चों इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बस फिर टोटल लगा दें। चलो सर, 2018-2019 जल्दी जल्दी से अमाउंट भर लेते हैं बच्चों। पहले 2018 के भर ले। 2018 के अमाउंट कितने कितने हैं, 9155, 9155, 1082।
9, 1, 5, 5, 10, 8, 2, टोटल हो गया 20 लाख। और अगर बात करें हम 2019 की बात करें बच्चों, तो 20, 2, 12, 6, 20, 19, 1, 20, 2, 12, 6, 20, 19, 1, 40 लाख रुपीस बच्चों ये आ गया। लो सर, देखो ये एब्सोल्यूट फिगर्स आपको हमेशा गिवन होती हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। मुझे सिर्फ परसेंटेज निकालनी है। तो जब बच्चों हम परसेंटेज निकाल रहे होते हैं तो 18 की वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे, 19 की वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आप 18 का काम कर रहे हो तो इसको भूल जाओ, जब आप इसका काम करोगे तो इसको भूल जाओ। पहले 18 का कर रहे हैं हम लोग काम, ठीक है। तो 18 का बेस किसको लेना है बैलेंस शीट में? टोटल को, ठीक है। तो 9 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, यहाँ पे आएगा 9/20 इंटू 100, कितना आ जाएगा? 45%। तो ये तो आ गया बच्चों 45.00। अभी समझ गए ना, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट्स में 1-2 निकाल के दिखा दो, बाकी आप निकाल दो, ठीक है। 1 लाख/20 लाख 5%, 5%, 5/20 25%, 5/20 25%, 20/20 100%। टोटल तो हमेशा 100 ही आता है, ये तो 100 ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखो 10/20 50%, 8/20 40% और 10%। देखो ये है 50 40 10 सीधा सीधा। तो इस तरीके से हमने पहले 2018 की परसेंटेजेस निकाली। बेस किसको लेना है? टोटल को, यानी नीचे किसको रखना है? टोटल को। अब 2019 की निकाल लो ऐसे ही, 20/40 इंटू 100, 20 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100, 50%। 2/40 5%, 12/40, 12/40 कितना होता है? 5 और 30% हो गया क्या? 30%, बिल्कुल सही। 6/40 15%, ठीक हो गया, परफेक्ट। अब यहां देखो 20 लाख/40 लाख 50%, 19/40 47.5 और 1/40 2.50। देखो ये आ रही है, परसेंटेजेस ऐसे निकलती हैं। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में बच्चों फिर बता रहा हूं, आपको सिंपली एक कॉमन बेस लेना है और उसके रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज की परसेंटेज निकाल देनी है, समझे ना। तो बैलेंस शीट में देखो इस तरीके से, ये फॉर्मेट ध्यान रखना, एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ टोटल। P&L में क्या लिखूंगा? परसेंटेज ऑफ RFO। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी बैलेंस शीट हो, राइट, उसका आपको सिंपली इस तरीके से कॉमन साइज निकाल देना है। अलग अलग साल का अलग अलग, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। ऑलराइट, चलो सर ये तो समझ गए। अब हमको और क्या दिया हुआ है, देखो इसमें क्या बनाना है आपको? प्रिपेयर कॉमन साइज P&L फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉमन साइज P&L बनाओगे खुद से, ठीक है। चलो 1 साल का मैं करके देता हूँ, 1 साल का आपका होमवर्क है। कल वाले बच्चों ने बहुत अच्छा कमेंट्स में होमवर्क करके बच्चों ने लिख रखा था, बहुत सारे बच्चों ने सही कर रखा था। आज वाला भी देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। कॉमन साइज P&L बनाते हैं, चलो। पहले प्रीवियस ईयर ही ले लेंगे, 2021, 2022, फिर 2021, फिर 2022। ये परसेंटेज में,
ये रुपीज में, ये एब्सोल्यूट अमाउंट है और ये है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखना बच्चों, पी एंड एल में परसेंटेज ऑफ आरएफओ लिखते हैं क्योंकि बेस आरएफओ को लिखते हैं। आरएफओ दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, इसको जोड़ू तो टोटल रेवेन्यू बन जाता है। प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करना बच्चों, तुम्हारा कुछ नहीं पता, मैं भी फुल फॉर्म ही लिख लेता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको तो लिख दोगे अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। कितना कितना, एक साल का बना रहा हूं मैं, दूसरे साल का तुम खुद बनाओगे, होमवर्क है। 8 लाख मैं इस साल का बना रहा हूं, ठीक है, 20,000, तो ये कितना हो गया 820। खर्चे कितने हैं, एक्सपेंसेस कौन कौन से दिए हैं, एक्सपेंसेस दिए हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। चलो भाई 4,80,000 140, अब कर दो टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस कितना है, 4,41,40, 5,40, 6,20, 6,20 का टोटल एक्सपेंस है। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हटा दूं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। 8,20 माइनस 6,20, 2 लाख। टैक्स का रेट बच्चों दिया नहीं हुआ, टैक्स का रेट दिया नहीं हुआ तो बस यहीं तक बनेगा, ठीक है। ये वाली फिगर्स आप होमवर्क में बनाओगे 2022 का। अब 21 का परसेंटेज निकालते हैं। देखो बेस किसको लेना है, आरएफओ को, ठीक है। तो 8 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100, ये तो 100%। 20,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 2.5%। 820 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 102.5। उसके बाद 4 लाख अपॉन 8 लाख, हर बार बेस में आरएफओ को ही रखना है, 50%। 80,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 10%। 140 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 17.5%। 620 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 77.5%। प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100, 25%। देखो इस तरीके से आप कॉमन साइज पी एंड एल बनाते हो। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में यू हैव टोटल एज बेस, कॉमन साइज पी एंड एल में यू हैव आरएफओ एज बेस। ये आपका बेस है। तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन साइज में हम बस एक कॉमन बेस की रिस्पेक्ट में वैल्यूज निकाल देते हैं। बैलेंस शीट में टोटल को बेस लेना है हमेशा, और पी एंड एल में आरएफओ को बेस लेना है हमेशा। समझ गए, क्लियर हो गया, ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है जी, क्लियर है। ये वाला आप आज खुद करोगे, इसके वैल्यूज यहाँ रखोगे और कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, बस परसेंटेजेस लिख देना। ऑलराइट, क्लियर टू एवरीवन, बढ़िया। चलो सर, एकदम परफेक्ट है।